पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो विशुद्ध राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिन हुमायूं कबीर ने बाबरी के नाम पर घमासान खड़ा किया है वही हुमायूं कबीर जी न्यूज के कैमरे पर बाबर मुर्दाबाद कहने से भी पीछे नहीं रहा। लेकिन इन सब के बावजूद सनातन के योद्धा कट्टरपंथियों को साफ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर बाबरी मस्जिद की साजिश रची तो उसका हश्र भी ठीक 1992 की तरह होगा। बंगाल में सियासी रण, बाबरी वर्सेस सनातनी प्रण। बाबा बागेश्वर का ऐलान, 92 वाले बदले का प्लान। पश्चिम बंगाल की सत्ता और सियासत में नई बाबरी मस्जिद को लेकर घमासान छिड़ गया है। ममता सरकार मूक दर्शक बनी है। ममता की पार्टी का पूर्व सिपाही हुमायूं कबीर कट्टर पंथ को हवा दे रहा है और बाबरी मस्जिद को लेकर सनातनी निशाने पर है। लेकिन पश्चिम बंगाल में शुरू हुई बाबरी वाली सियासी साजिश को सनातन के योद्धा करारा जवाब दे रहे हैं। इसी कड़ी में बाबा बागेश्वर ने बाबरी मस्जिद के लिए उछल रहे कट्टर पंथियों को करारा जवाब दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि इस देश में अगर बाबरी मस्जिद दोबारा बनाने की कोशिश की गई तो देश का हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार है। बाबा बागेश्वर के इस ऐलान ने उन कट्टरपंथियों के दिल में खौफ भर दिया होगा जिन्होंने 1992 में कारसेवकों की इच्छा शक्ति को देखा था। लेकिन पश्चिम बंगाल से बाबरी विवाद की चिंगारी को हवा देने वाले पूरे सीन का सबसे हैरान करने वाला कैरेक्टर है खुद हुमायूं कबीर। कैसे, इसे भी समझिए। हुमायूं कबीर बंगाल में एक नहीं 3 बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि उनका बाबर से कोई लेना देना नहीं है। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर नींव भी रख दी, लेकिन कहते हैं कि बाबर उनका हीरो नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जिस बाबरी मस्जिद के नाम पर हुमायूं कबीर लाखों की फंडिंग जुटा रहे हैं, उसी बाबर के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा बुलंद करने से भी नहीं चूक रहे। तो मैं तो पहले ही बोल दिया, जो बाबर को मुर्दाबाद बोलने का कोई मेरा दिक्कत नहीं है। बाबर मुर्दाबाद है, लेकिन मस्जिद वो जिंदाबाद है। हुमायूं कबीर की इस सियासी साजिश को पूरा देश देख रहा है। सनातनी जानते हैं कि किंग मेकर बनने की चाहत ने हुमायूं को अंधा कर दिया और यही वजह है कि मस्जिद वाली सोच पर बीजेपी के हिंदूवादी नेता आक्रामक है। बाबर आतंकताई आतंकवादी था। उस बाबर का इतिहास उठाकर देख लें, उस बाबर के नाम का कोई स्मारक बनेगा, भगवा लहरा देंगे, बस ये ध्यान रखें। इसमें कोई शक नहीं कि बाबर और बाबरी किसी हिंदुस्तानी का हीरो नहीं हो सकता, लेकिन हुमायूं कबीर ठहरे खांटी पॉलिटिशियन। यही वजह है कि वो बंगाल चुनाव को अवसर बनाकर धार्मिक कट्टरपंथ की आपदा खड़ी कर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश में है। हालांकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने भी बाबरी मस्जिद के सामने राम मंदिर का ट्रम्प कार्ड चल दिया, जिससे साफ है कि बंगाल चुनाव में बाबरी वर्सेस राम मंदिर बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बाबरी मस्जिद के बाद मध्य प्रदेश के मस्जिद की खबर। दरअसल जबलपुर में मस्जिद के बाहर हंगामा मचा। नमाज पढ़ने पहुंचे भाईजान आपस में ही भिड़ पड़े। दरअसल मस्जिद के बाहर सैकड़ों नमाजी जुटे थे। इससे सड़क पर अफरा तफरी मची और हालात इतने बदतर हो गए कि पुलिस को भी बीच बचाव करना पड़ा और आखिरकार मस्जिद को सील कर दिया गया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जुटी नमाजियों की भीड़ जब आपस में ही भिड़ गई तो पुलिस ने भी मस्जिद को ही सील कर दिया, जिसके बाद सड़क पर एक दूसरे का मुंह ताकते मौलाना यही सोचने लगे कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। दरअसल ये पूरा विवाद जुमे की नमाज को लेकर था, जहां मस्जिद के पुराने इमाम की जगह दूसरे मौलाना से नमाज पढ़ाए जाने पर दो गुट आमने सामने आ गए। मस्जिद के भीतर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया और पूरे इलाके में तनाव फैल गया। मामला इतना बढ़ गया कि एक दो नहीं बल्कि 3 थानों की पुलिस बुलानी पड़ गई। सभी ने मिलकर भड़के भाईजान को काबू करने की काफी मशक्कत की, लेकिन सब व्यर्थ साबित हुआ। आखिरकार हालात बिगड़ता देख पुलिस वालों ने भी नमाजियों को मस्जिद से बाहर निकालकर ताला जड़ दिया। दो पक्षों के मध्य नमाज पढ़ाने को लेकर विवाद था और सहमति नहीं बन पा रही थी और भारी संख्या में नमाजी लोग इकट्ठा होकर अप्रिय स्थिति निर्मित कर दिए थे।
ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई भी अप्रिय स्थिति या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हो सकती है। उसे देखते हुए पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा नमाजगाह को ताला लगाकर बंद कराया गया है। अब समझिए ये पूरा विवाद क्यों हुआ। बताया जा रहा है कि मस्जिद के इमाम की तबीयत खराब हो गई थी, तो मस्जिद कमेटी ने दूसरे इमाम को बुलाया था। इस पर दूसरे मोहल्ले के लोगों ने आपत्ति जताई, दूसरे इमाम को बहावी बताकर विरोध करने लगे और देखते ही देखते मस्जिद के भीतर और बाहर तबलीगी जमात वर्सेस सुन्नी जमात की जंग छिड़। सुन्नी पक्ष के नमाजियों ने तबलीगी जमात को खुद से छोटा बताया और उनके इमाम के पीछे नमाज पढ़ने से ही इनकार कर दिया। जबलपुर के अंसार नगर स्थित जो मस्जिद पर ताला डला है प्रशासन का एसडीएम ने, उस पर अपने अपने दो पक्षों में वर्चस्व की लड़ाई है। अब दूसरा पक्ष इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ये कौन सा पक्ष है भाई साहब? ये सुन्नी पक्ष के लोग हैं। हाँ। जो इसी मोहल्ले के पैदा हुए हैं, इसी मोहल्ले की मस्जिद में हमेशा से, और जो हमारे साथ जो बुजुर्ग हैं उन्होंने इस मोहल्ले की जब मस्जिद की बुनियाद डली वो लोग भी थे। हम लोग तो इस मस्जिद की तामीरी पे थे, तामीरी के बाद भी देखे हैं। तबलीगी जमात दीगर फिरकों का मामला है। मामला दरअसल ये है कि पिछले 27-28 सालों से अहले सुन्नत वल जमात का इमाम इस मस्जिद में इमामत कर रहा था। पिछले कुछ दिनों में उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से तो उन्होंने अपनी तहरीर में कमेटी वालों को बोला कि हम 4 लोगों को इजाज़त दे रहे हैं अपने मसल्ले पे खड़े होकर नमाज़ पढ़ाने की। तो कमेटी वालों ने उन 4 इमामों को अलग करके धोखाधड़ी से दूसरी जमात का इमाम ला करके यहाँ खड़ा कर दिया, जिससे अहले सुन्नत वल जमात में इंतशार पैदा हो। ये पहली बार है जब कैमरे पर मुस्लिम जमात में जाति की लड़ाई देखी गई। लिहाजा पुलिस प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि जब तक भाईजान आपसी विवाद नहीं सुलझाते और दोनों पक्ष सुलह नहीं करेंगे तब तक मस्जिद सील ही रहेगी। प्रमोद शर्मा, जबलपुर, जी मीडिया। और अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां अपराधियों से मुक्ति दिलाने के लिए योगी के धुरंधरों का ऑपरेशन तेज हो गया है। दरअसल एक तरफ कड़ाके की ठंड दिसंबर में चल रही है, दूसरी तरफ योगी फोर्स का एनकाउंटर पुलिस अपराधियों को एक एक कर ठंडा कर रही है ताकि इनके पैर दोबारा अपराध की दुनिया की ओर दौड़ ना लगा रहे। दरअसल ये रिपोर्ट देखिए और समझिए योगी फोर्स का किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है। एक्शन में योगी के धुरंधर, 24 घंटे 14 एनकाउंटर। यूपी में नए साल तक अपराधियों का द एंड। किसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया कि उसको बिना मांगे जहन्नम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। यूपी में योगी फोर्स अपराधियों की फाइल क्लोज करने में जुट गई है। जिस रफ्तार से एनकाउंटर हो रहे हैं उससे साफ है कि 2026 तक यूपी में क्रिमिनल्स का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पिछले 24 घंटे में 2, 4 या 5, 10 नहीं बल्कि ताबड़तोड़ 14 एनकाउंटर हुए हैं। मिर्जापुर, बिजनौर और मुरादाबाद से लेकर गोरखपुर तक योगी फोर्स ने ऐसा बुलेट ट्रीटमेंट किया कि अपराधी तौबा तौबा करने लगे। जो पैर अब तक अपराध के लिए सरपट दौड़ रहे थे वो चलने लायक नहीं रहे। अपराधियों को एक कदम बढ़ाने के लिए पुलिस के कंधों का सहारा लेना पड़ रहा है। हिस्ट्री शीटर हो या गो तस्कर या फिर कोई हत्यारा, कोई भी योगी फोर्स से बच नहीं पाया। सबसे पहले इस लंगड़ाते अपराधी की तस्वीर देखिए। इसका नाम है सलीम, जो हिस्ट्री शीटर है। योगी फोर्स ने इस पर 25,000 का इनाम घोषित किया था, लेकिन पुलिस ने जब इसे पकड़ने की कोशिश की तो फायरिंग करने लगा और योगी फोर्स के जवाबी एक्शन में लंगड़ा हो गया। हिस्ट्री शीटर सलीम पर लूट, चोरी, डकैती, गैंगस्टर एक्ट, हत्या के 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। उधर मुजफ्फरनगर में भी वांटेड बदमाश के साथ यूपी पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस दौरान 20,000 का इनामी बदमाश गुलफाम गोली लगने से घायल हो गया। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक मिली है। कन्नौज में प्रेमिका को जलाकर मारने वाले एहतिशाम का देर रात पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया। ये बेरहम हत्यारा कार से भागने की कोशिश कर रहा था। जब पुलिस ने उसे रोका तो बचने के लिए फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लग गई। एहतिशाम है जो मुख्य अभियुक्त है, उसको गोली लगी है और इनके कब्जे से जो क्रेटा गाड़ी जो घटना में प्रयुक्त हुई थी उसको बरामद किया गया है। साथ ही
इनके जो असलहे कारतूस बरामद किए गए हैं। लखीमपुर खीरी में योगी फोर्स ने गैंगरेप के 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। क्रॉस फायरिंग में आरोपियों के पैर में गोली लगी है। 2 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ में दोनों आरोपियों की गोली लगने से घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल भेज दिया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और बांग्लादेश से बहुत बड़ी खबर आ रही है। उस्मान हादी के जनाजे में भारत विरोधी नारे लगे। दरअसल ढाका में हिंसा के बीच भारत विरोधी नारे लगे। ये बड़ी खबर बांग्लादेश से है। उस्मान हादी को आज सुपुर्द खाक किया गया। उस्मान हादी खुद भी भारत विरोधी ही था और उसके कट्टरपंथी समर्थक देखे किस तरह से भारत विरोध में नारे लगा रहे हैं। ये राजधानी ढाका की सड़कों की तस्वीर है, जहां मोहम्मद यूनुस की पूरी कोशिश जो है वो नजर आ रही है। ढाका में भारत विरोधी नारेबाजी की ये तस्वीरें आप देखिए। बांग्लादेश हिंसा पर ये बहुत बड़ी खबर है। उस्मान हादी के मर्डर के बाद से ही लगातार बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है। हिंदुओं को बीच सड़क मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है और भारत विरोध में नारेबाजी की जा रही है। ये तस्वीर आप देखिए, जितने भी सांस्कृतिक जगह है, सिंबल्स हैं, उन सबको वहां से हटाने की ये जिहादी सोच जो है वो बांग्लादेश में नजर आ रही है। तो जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की ये तस्वीरें जो बताती हैं। एक और बड़ी खबर इसी बीच, बांग्लादेश में उपद्रव की नई तस्वीर सामने आ गई है। पार्लियामेंट में उपद्रवी घुस गए हैं। भीड़ के सामने बांग्लादेश पुलिस बेबस है। ये देखिए किस तरह से पार्लियामेंट में तोड़फोड़ की गई है, लूटपाट की गई है। 2024 अगस्त में जिस तरह का मंजर दिखा था वही तस्वीर अब नजर आ रही है। और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये बांग्लादेश का पार्लियामेंट है, जहां पर पूरी भीड़ जो है कट्टरपंथियों का जो पूरा जमावड़ा है वो तोड़ते हुए पुलिस बैरिकेड को तोड़कर अंदर जा घुसा। पूरी तरह से इस वक्त बांग्लादेश का जो पार्लियामेंट है वो इस कट्टरपंथी भीड़ के कब्जे में है। अब तक ये देखिए, पुलिसकर्मी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। बांग्लादेश की सेना कुछ नहीं कर पा रही है। ये तस्वीरें जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव आप देखिए। एक तरफ भारत विरोध में लगातार नारेबाजी हो रही है और दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बांग्लादेश के पार्लियामेंट पर कट्टरपंथी भीड़ का कब्जा हो गया है। पुलिस सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पा रही है। बांग्लादेश की सेना माफी मांगते एक तरह से गुजारिश करती नजर आई थी सुबह तस्वीरों में। अब फिर एक बार से जो तस्वीरें सामने आई वो बांग्लादेश के मंजर को बयां कर रही है। और बांग्लादेश में हालात क्या हैं लगातार आपको हम अपडेट कर रहे हैं, लेकिन बात उससे पहले उत्तर प्रदेश की करते हैं। यूपी में माफिया, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों पर एक्शन तेज हो गया है। दरअसल प्रयागराज में कुर्क जमीन पर अवैध प्लॉटिंग करने वाले जो अतीक के गुर्गे थे उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। उधर गोरखपुर में भी रेलवे भर्ती में घोटाले के आरोपी की 1 करोड़ की संपत्ति पर कुर्की का नोटिस दिया गया है। नोटिस चस्पा कर दिया गया है। यानी यूपी में न अपराधी बचेगा और न ही भ्रष्टाचारी। आज देखते होंगे ना उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। यूपी में योगी के शासन का मतलब है अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का सफाया। न माफिया बचेगा न उसका गुर्गा, क्योंकि जब बाबा का बुलडोजर चलता है तो अच्छे अच्छे माफिया और गैंगस्टर की गर्मी शांत हो जाती है। और इसका ताजा सबूत है ये 2 तस्वीरें। यूपी के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की कुर्क संपत्ति पर उसके गुर्गों ने अवैध प्लाटिंग की तो पहले बुलडोजर से हिसाब हुआ और अब योगी फोर्स ने अतीक के करीबियों पर FIR दर्ज कर दी। वहीं दूसरी ओर गोरखपुर में रेलवे भर्ती घोटाले के आरोपी चंद्रशेखर के 1 करोड़ का मकान कुर्क कर दिया गया। सबसे पहले माफिया अतीक अहमद के गुर्गों की खबर। अतीक अहमद तो कब्र में पहुंच चुका है, लेकिन उसके कुछ गुर्गों ने अतीक के नाम को जिंदा करने की कोशिश की। ये गुर्गे अतीक की कुर्क जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर उसे बेच रहे थे, लेकिन जी मीडिया पर यह खबर दिखाने के बाद योगी फोर्स ने अतीक के करीबियों पर शिकंजा कस दिया है। धूमनगंज थाने में आरोपी केशव और खुशनुमा के खिलाफ केस दर्ज हुआ है।
प्रयागराज के सिल्ला नसीरपुर इलाके में अतीक की जमीन कुर्की गई थी, लेकिन उसके गुर्गों ने नोटिस बोर्ड हटाकर उस पर प्लॉटिंग कर दी थी। इस जमीन की कीमत करीब 20 करोड़ थी। माफिया के गुर्गों का दुस्साहस देखिए कि यहाँ पर बाकायदा इलीगल तरीके से ये प्लाटिंग कर दी और कई मकान भी यहाँ पर बन गए। और हालांकि जब इस पूरे मामले की जानकारी हुई तो पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के एक्शन में है और माफिया के जो करीबी हैं, जो गुर्गे हैं, उनको एक तरीके से आरोपी बनाया गया है। एक तरफ माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है और दूसरी ओर भ्रष्टाचारियों पर कड़ा प्रहार हो रहा है। गोरखपुर में रेलवे ग्रुप डी भर्ती में धांधली के आरोपी और पूर्व रेलवे कर्मचारी चंद्रशेखर आर्य के 1 करोड़ के मकान को कुर्क कर दिया गया है। ये एक्शन गैंगस्टर एक्ट के तहत हुआ। संपत्ति अपने नाम से किया है जो उत्तर प्रदेश गिरोह एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क किया जाता है। इसमें माफिया के कई जो स्थानीय यहाँ के रहने वाले करीबी हैं, गैंगस्टर हैं, जैसे वदूद हैं, इसके अलावा मकबूल हैं, इनकी जो भूमिका है इसको लेकर के जांच जो है वो जारी है और आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो बड़ी कार्रवाई है वो की जाएगी। आरोप है चंद्रशेखर ने अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग किया और रेलवे भर्ती प्रक्रिया में धांधली की, जिसके तहत अपने बेटे समेत कई दूसरे लोगों को नौकरी दिलाने की कोशिश की। लेकिन योगी फोर्स ने फिर साबित कर दिया कि यूपी में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं। अवैध रूप से नौकरी दिलाकर आर्थिक संपत्ति इकट्ठा करने वाले गैंग के एक सदस्य चंद्रशेखर आर्य का एक मकान LIG D34 राती नगर फेज 4 थाना शाहपुर अंतर्गत, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ है, उसको गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश से कुर्क किया गया है। दरअसल यूपी की सत्ता संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि उनके राज में सिस्टम कमजोर करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी हो या फिर भ्रष्टाचारी, सीएम योगी को बर्दाश्त नहीं। प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान और गोरखपुर से नागेंद्र मणि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बाबा का बुलडोजर अतिक्रमण और कब्जा गैंग के खिलाफ दहशत का पर्याय बन चुका है। यूपी से शुरू हुआ बुलडोजर मॉडल आज करीब हर राज्य में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ हथियार बन चुका है। बिहार के सीतामढ़ी में जहां अतिक्रमण पर बुलडोजर गरजा, वहीं यूपी के आगरा में भी अवैध कॉलोनी को इसने नेस्तनाबूद कर दिया है। साथ ही मध्य प्रदेश में जंगल की जमीन को कब्जा गैंग से भी इसी बुलडोजर ने मुक्त कराया। अतिक्रमण पर प्रहार, कब्जे पर चला बुलडोजर, भूमाफिया पर एक्शन। कब्जा गैंग के खिलाफ बुलडोजर मॉडल MP से लेकर बिहार तक हिट हो चुका है। इसकी तस्दीक ये 3 तस्वीरें कर रही हैं, जिसमें बुलडोजर फुल एक्शन में दिख रहा है। सबसे पहले बात बिहार के सीतामढ़ी की, जहां अतिक्रमणकारियों की कमर तोड़ने के लिए प्रशासन का पीला पंजा चला तो कब्जा गैंग में हड़कंप मचा। कई सालों से अतिक्रमण की वजह से जाम की समस्या बनी हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। बिहार में बुलडोजर चला तो यूपी के आगरा में भी पीले पंजे की कार्रवाई हुई। आगरा में अवैध रूप से बन रही कॉलोनीज पर प्रशासन ने मिशन बुलडोजर एक्टिवेट कर दिया। आगरा के छत्ता के साथ साथ ताजगंज वार्ड में अवैध निर्माण को सील कर दिया गया। दरअसल कब्जा गैंग प्रशासन के बार दिए जा रहे नोटिस की अनदेखी कर रहा था। इसके बाद बुलडोजर ने बाउंड्री वॉल, अवैध निर्माण, सड़क को उखाड़ फेंका। बिना नक्शे के अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था। यानी प्रशासन का मैसेज क्लियर है, अगर सरकारी जमीन को हड़पने की कोशिश की गई तो एक्शन तय है। काफी दिनों से इस पर विचार विमर्श था और आज वहां पर बीड बांसगढ़ में RF 444, 445 में अतिक्रमण बेदखली की कार्रवाई की गई है और यहाँ पर लगभग 350 बीघा में आज अतिक्रमण बेदखल किया गया। MP के शिवपुरी में भी वन माफिया के अतिक्रमण पर बुलडोजर गरजा है, जहां प्रशासन ने जंगल की 300 बीघा जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। करारा वन क्षेत्र में कब्जा गैंग ने अतिक्रमण कर फसल की बुआई की थी।
इसके बाद वन विभाग ने जमीन पर कब्जा हटाने के लिए अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात दिल्ली में पायलट की दबंगई की। एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट ने एक यात्री को परिवार के साथ बुरी तरह से पीट दिया। शख्स बुरी तरह से घायल हो गया। यात्री ने सोशल मीडिया के जरिए आपबीती शेयर की और इसके बाद आरोपी पायलट को सस्पेंड किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। पापा इज फाइन। हैरान करने वाला ये वीडियो दिल्ली एयरपोर्ट का है, जहां पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट ने एक पैसेंजर को 7 साल की बेटी के सामने बेरहमी से पीट दिया, जिसमें यात्री बुरी तरह से लहूलुहान हो गया। इस वारदात के बाद पिता का खून से सना चेहरा देख बेटी सदमे में आ गई और रोने लगी। पापा इज फाइन। पापा इज फाइन। पीड़ित यात्री ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी आपबीती साझा की। घटना के वक्त यात्री अपनी पत्नी और बच्चे के साथ यात्रा कर रहे थे और बोर्डिंग के लिए लाइन में लगे थे। इसी दौरान एयर इंडिया के पायलट उनसे आगे जाने की कोशिश करने लगा और जब यात्री ने टोका तो पायलट ने यात्री पर हमला कर दिया। इसके बाद स्टाफ और दूसरे यात्रियों ने बीच बचाव किया। यात्री ने सोशल मीडिया के जरिए एयरलाइन से शिकायत की है। एयरपोर्ट पर गुंडागर्दी करने वाले पायलट का नाम वीरेंद्र सेजवाल है, जो उस वक्त ड्यूटी पर नहीं था। घटना के सामने आते ही सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने जांच के आदेश दिए हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी आरोपी पायलट वीरेंद्र सेजवाल को सस्पेंड कर दिया है। एयरपोर्ट पर यह घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जबकि कोहरे की वजह से कई फ्लाइट कैंसिल होने से यात्री परेशान हैं। दिल्ली में आज कोहरे के चलते करीब 129 फ्लाइट कैंसिल हुई और इस बीच एयर इंडिया पायलट की गुंडागर्दी से लोग हैरान हैं। साथ ही हवाई यात्रियों की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का महाअभियान जारी है। दहशतगर्दों के खिलाफ ये सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल जम्मू से लेकर कश्मीर तक बॉर्डर एरियाज को घेर लिया गया है और जंगल में छिपे आतंकियों पर जमीन से लेकर आसमान तक लगातार नजर रखी जा रही है। इनको ढूंढा जा रहा है ताकि उनका खात्मा किया जा सके। कश्मीर में इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। इस वक्त रात का समय है। आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी जंग, ऑपरेशन हंट से पाकिस्तान में हड़कंप। इन तस्वीरों को देखने के बाद आतंकियों और उनके आकाओं की नींद उड़ गई होगी। नए साल से पहले जम्मू कश्मीर में आतंक के दानवों के वध की उल्टी गिनती चल रही है। घेराबंदी सांबा से हुई, जहां संदिग्ध आतंकियों की जानकारी मिलने के बाद सेना ने इलाके की घेराबंदी कर दी और उनके खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन ऑन है। एक बार फिर सांबा, किश्तवाड़ और राजौरी रणभूमि बना हुआ है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है क्योंकि इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सेना के मुताबिक ये ऑपरेशन खुफिया इनपुट के आधार पर लॉन्च किया गया। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड में भी घुसपैठ की कमर तोड़ने के लिए सेना मुस्तैद है। सुरक्षा बल के जवान दिन रात चेकिंग कर रहे हैं। नए साल पर आतंकी हमले के अलर्ट के बाद भारत पाक बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों के पास इस तरह का इनपुट है कि 3 आतंकियों का एक ग्रुप जो है वो सीमा पार बैठा हुआ है, जो घुसपैठ का प्रयास कर सकता है और कई जो सैन्य ठिकाने हैं उस पर हमले की योजना जो है बना रहा है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर में इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। इस वक्त रात का समय है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी पुलिस अधिकारी हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं। और इंटरनेशनल बॉर्डर आरएसपुरा इलाके में भी बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। गाड़ियों की लगातार जांच की जा रही है ताकि कोई संदिग्ध बचकर न निकल पाए। लगातार आप देखिए यहाँ पर भी लगातार गाड़ियों की जो चेकिंग है वो यहाँ पर की जा रही है और ये इंटरनेशनल बॉर्डर आरएसपुरा का इलाका है जहाँ पर लगातार कई सारी चुनौतियाँ जो हैं वो सुरक्षा बलों के सामने बनी होती हैं और कई सारी जो गाड़ियाँ हैं उसमें इस तरह के संदिग्ध भी जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जो लगातार कई बार जो है वो देखा गया है कि कभी ड्रग्स की सप्लाई तो कभी जो हथियार। श्रीनगर में भी क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न से पहले तलाशी अभियान तेज कर दिया गया।
आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है और होटलों की तलाशी ली जा रही है। इस वक्त हम श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में हैं और यहाँ पर चेकिंग्स जो है बहुत ज़बरदस्त चल रही है। पूरे एरिया में जो भी ये एंट्री पॉइंट है जो सिटी को जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे ऑटो चालक हो या फिर अन्य गाड़ी हो, उनको पूरा जो जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवान जो यहाँ पर है पूरी तरह से चेक कर रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही घाटी में सेना काल बनकर आतंकियों के सफाई में जुटी हुई है। इस इलाके में अब तक कई एनकाउंटर हो चुके हैं, मगर अब अंतिम प्रहार का वक्त है। लिहाजा इस स्पेशल ऑपरेशन में सेना, SOG और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शामिल हैं। साफ है कि घाटी में आतंक को जड़ से खत्म करने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। आतंकियों और उनके हमदर्दों पर सेना की ताबड़तोड़ स्ट्राइक हो रही है। सुरक्षा बलों ने स्थानीय लोगों से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत देने की अपील की है, ताकि देश के दुश्मन जंगल में छिपे हो या पहाड़ों पर उन्हें खत्म कर आखिरी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। जम्मू से रजत वोहरा और श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बांग्लादेश में आज एक जिहादी का जनाजा निकला। हजारों कट्टरपंथियों की भीड़ सड़क पर उतर आई। हजारों युवाओं को अपने पाले में लाने के लिए मोहम्मद यूनुस भी इस जनाजे में शामिल हुए और हादी को शहीद बता दिया। दरअसल इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि क्या दरअसल हादी की हत्या के बाद अब बांग्लादेश में पाकिस्तान वाला फॉर्मूला लागू होने जा रहा है? क्या मुनीर और शहबाज की तरह ही यूनुस भी परमानेंट PM बनने की तैयारी कर रहे हैं? और ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। हादी सुपुर्दे खाक, भड़केगी नई आग। बांग्लादेश बनेगा पाकिस्तान, यूनुस का सत्ता वाला प्लान। हादी की हत्या और बवाल, कट्टर सियासत की नई चाल। शरीफ उस्मान हादी, मुनीर और यूनुस का वो जिहादी जिसे मोहरा बनाकर 2 बार बांग्लादेश को जलाया गया। आज उसी उस्मान हादी के जनाजे पर हजारों कट्टरपंथियों की भीड़ पहुंची। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में देश के अलग अलग इलाके से कट्टरपंथियों की पूरी जमात हादी को आखिरी सलामी देने पहुंची थी। जिस हादी की मौत के बाद बांग्लादेश की सड़कों पर खूनी संग्राम शुरू हुआ, उस जिहादी के नमाज जनाजा को लेकर ढाका में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे, क्योंकि हादी को लेकर बांग्लादेश के जिहादी कट्टरपंथियों की नाराजगी से यूनुस डरे हुए थे। खुद मोहम्मद यूनुस उस्मान अंतिम विदाई में शामिल हुए और कहा कि पूरा बांग्लादेश हादी को प्यार करता है। यूनुस ने हादी को शहीद तक बता दिया। इसे कहते हैं एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, क्योंकि सत्ता के लिए जिस शरीफ उस्मान हादी का यूनुस ने इस्तेमाल किया, मुनीर के इशारे पर मरवा दिया, अब उसी हादी की हत्या पर आंसू बहाने का तमाशा कर रहे हैं। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह भी समझिए। दरअसल उस्मान हादी ने जुलाई क्रांति के नाम पर बवाल खड़ा करके शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट किया। यूनुस ने उस्मान हादी की कट्टरपंथी सोच को छात्र आंदोलन बताकर उसका साथ दिया, लेकिन बांग्लादेश की सत्ता मिलते ही मोहम्मद यूनुस ने हादी के इनकलाब मंच को भंग कर दिया। खुद के खिलाफ किसी आंदोलन के डर से यूनुस ने हादी और उसकी पार्टी के नेताओं पर कई प्रतिबंध लगाए, लेकिन यूनुस की तमाम साजिशों के बाद भी हादी खुद वजीर बनने की ख्वाहिश पाल बैठा था, और नतीजा ये हुआ कि शरीफ उस्मान हादी खुद साजिश वाली गोली का शिकार हो गया। और अब हादी की मौत के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश में फरवरी 2026 में होने वाला चुनाव संकट में आ चुका है? क्या पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी यूनुस को इम्यूनिटी मिलने वाली है? क्या बांग्लादेश भी जिन्नालैंड की तरह कट्टरपंथ और आतंक का अड्डा बनकर रह जाएगा? यानी मोहम्मद यूनुस कार्यवाहक PM से परमानेंट PM बनने की फिराक में है। और इन सवालों के पीछे सबसे बड़ी वजह है मुनीर और यूनुस का वो प्लान, जिसने बांग्लादेश से एक एक करके सभी राजनीतिक विरोधियों का सफाया कर दिया। पहले शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट, और फिर बांग्लादेश की चुनी हुई आखिरी PM को उम्रकैद की सजा, और अब चुनाव लड़ने की मंशा पाले बैठे अपने जिहादी पिट्ठू हादी की हत्या करके यूनुस ने ऑपोजिशन को ही खत्म कर दिया। और अब अगर हसीना की अवामी लीग को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाती है तो यूनुस की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि शरीफ उस्मान हादी के चुनाव लड़ने की ख्वाहिश मुनीर एंड कंपनी की साजिशों में कांटा बन चुकी थी। यूनुस को मालूम था कि हादी के पीछे खड़ी लाखों युवाओं की भीड़ उन्हें दोबारा सत्ता पर आने नहीं देगी। यही वजह है कि 11 दिसंबर को जैसे ही चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हुआ, उसके अगले ही दिन 12 दिसंबर को उस्मान हादी की हत्या कर दी गई और मुनीर यूनुस की जोड़ी ने हादी की हत्या का तीर चलाकर
बांग्लादेश की सत्ता और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा दोनों को निशाना बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज की तारीख में बांग्लादेश की एक ही सच्चाई है, नफरत और कट्टरपंथ का कॉकटेल बनाओ और हिंदुओं के खिलाफ खूनी साजिश को अंजाम दो। दरअसल बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंदू और हिंदू संस्कृति कट्टरपंथियों के निशाने पर है। मोहम्मद यूनुस के राज में हालत इस कदर बिगड़ चुकी है कि बांग्लादेश के नौजवान सड़कों पर उतरकर भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहे हैं और बांग्लादेश का पूरा सिस्टम अंधा, बहरा और गूंगा बन चुका है। हिंदुओं पर हमला, हिंदू संस्कृति पर अटैक, निशाने पर हिंदुस्तान, भारतीय दूतावास पर हमला। यानी बांग्लादेश में सिर्फ एक गुनाह है, हिंदू होना। अगर बांग्लादेश की सरहद में कोई भी हिंदू होकर बांग्लादेश को अपना वतन मानने की कोशिश करेगा तो ये उसकी आखिरी भूल साबित होगी। जैसे दीपू चंद्र दास ने हिंदू होकर बांग्लादेश को अपना समझने की भूल की और दीपू का जो हश्र हुआ उसे देखकर पूरी इंसानियत शर्मसार है। दीपू चंद्र दास बांग्लादेश के मेमन सिंह का रहने वाला था, लेकिन बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने दीपू पर ईश निंदा का आरोप लगाकर अपनी खूनी प्यास बुझाई। बांग्लादेश में वजह कोहराम के बीच दीपू चंद्र दास नाम के युवक को पहले बुरी तरह पीट कर मार दिया गया और फिर उसकी लाश को पेड़ से लटकाकर जला दिया। मुनीर और यूनुस की जोड़ी ने बांग्लादेश में कट्टरपंथ का जहर इस कदर घोल दिया है कि बांग्लादेश की सड़कों पर कट्टरपंथी आतंक का घिनौना खेल खेल रहे हैं और यूनुस सरकार अंधी बहरी बनी बैठी है। बांग्लादेश में पुरुष हो या महिला, हर किसी के साथ बदसलूकी और क्रूरता का सिलसिला जारी है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी मेहनतकश गरीबों को भी नहीं बख्श रहे हैं। झेनाइदा जिले से सामने आई ये तस्वीर बांग्लादेश में मुनीर की साजिशों की पोल खोल रही है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक रिक्शा चालक को सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि वो हिंदू था। मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने जैसे तैसे रिक्शा चालक की जान बचाई। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ शुरू हुई साजिश से अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े संगठन गुस्से में। अल्पसंख्यकों के संगठनों ने लगातार हो रही हिंसा के खिलाफ सख्त एक्शन की अपील करते हुए यूनुस सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। लेकिन मोहम्मद यूनुस सिर्फ मूक दर्शक बने हुए हैं और दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या के एक्शन के नाम पर चंद लोगों को गिरफ्तार कर मामले को ठंडा करने की कोशिश हो रही है। और बांग्लादेश में जो हिंसा और आगजनी हो रही है उसके स्क्रिप्ट पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर ने लिखी है, मगर मुनीर के इन गुनाहों की सजा उसे मिलने वाली है जिसमें दरअसल उसकी अपनी ही आवाम अपने ही मुल्क में खदेड़ कर उसे पीटेगी, क्योंकि मुनीर ने गाजा के खिलाफ अपनी फौज उतारने का आदेश देकर गुनाहे अजीम कर दिया। गाजा के नाम से पाकिस्तान गया काम से, इधर कुआं उधर खाई, मुनीर की शामत आई। यूं तो पूरा पाकिस्तान मान चुका है कि आर्मी चीफ से सीडीएफ बना मुल्ला मुनीर उनके मुल्क की सबसे बड़ी पनौती है। जब से मुनीर का ओहदा बढ़ा है तब से पाकिस्तान पर आफत का सिलसिला चल पड़ा है। पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क और कभी दोस्त रहा अफगानिस्तान भी दुश्मन बन चुका है और तो और अपने ही मुल्क में विद्रोह की आग भड़क चुकी है। मगर अब तो मुनीर ने ऐसा कांड कर दिया कि पाकिस्तान पर चौतरफा हमला होना तय है और ये सब इसलिए होने वाला है क्योंकि व्हाइट हाउस में लंच मुनीर को भारी पड़ा। ट्रंप के चक्रव्यूह में फंस गया आर्मी चीफ मुनीर। जरा सोचिए, एक लंच ने कैसे मुल्ला मुनीर का पूरा खेल बदल दिया। कहां तो इजराइल के गाजा पर हमले के बाद से ही पाकिस्तान की गलियों में फिलिस्तीन जिंदाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगते रहे। मुनीर के गुर्गे भी कहा करते थे कि हम इस्लाम की हिफाजत के लिए फिलिस्तीन में सेना भेजेंगे। लेकिन अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान ने गाजा के लिए प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल में अपने सैनिक भेजने की पेशकश की है। ये पहल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना के तहत की जा रही है। यानी अब ये बात आधिकारिक है कि पाकिस्तान की सेना फिलिस्तीन की तरफ से लड़ने के लिए नहीं बल्कि पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा होगी। मुनीर ने अगर सेना गाजा भेजी तो यह फैसला पाकिस्तान के भीतर जबरदस्त राजनीतिक और धार्मिक प्रतिक्रिया को जन्म दे सकता है। दूसरी ओर अगर पाकिस्तान गाजा मिशन से पीछे हटता है तो ये ट्रंप को निराश कर सकता है, जिसका नतीजा पाकिस्तान के लिए बहुत घातक होगा, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका से निवेश और सुरक्षा सहायता चाहता है जो लंबे समय से लगभग ठप पड़ी है। मुनीर की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर अमेरिकी समर्थन वाली योजना के तहत गाजा में पाकिस्तानी सैनिक भेजे गए तो इस्लामिक पार्टियां बड़े पैमाने पर विरोध शुरू कर सकती हैं। मुनीर को भी मालूम है कि इन संगठनों के पास हजारों लोगों को सड़कों पर उतारने की ताकत है, मगर फिर भी मुल्ला मुनीर ने पाकिस्तानी अवाम को दरकिनार करते हुए ट्रंप की गोद में बैठने का फैसला किया।
ट्रंप के 20 पॉइंट गाजा प्लान के तहत मुस्लिम देशों की एक संयुक्त सेना को गाजा में तैनात करने की योजना है। इसका मकसद युद्ध के बाद वहां पुनर्निर्माण, आर्थिक बहाली स्थापित करना है, क्योंकि बीते 2 साल से ज्यादा समय में इजरायली हमलों से गाजा पूरी तरह तबाह हो चुका है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए जी न्यूज के साथ।